उन एस्पिरेंट के लिए जो ये सोच रहे हैं कि जब 517वीं रैंक पे 5वीं रैंक है हिंदी माध्यम की, तो छोड़ते हैं यार हिंदी को। अगर मुझ में वो क्वालिटी है तो मुझे इस एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं है तो फिर जिसमें क्वालिटी है उसको मिलना चाहिए। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जिनका हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम के कुछ डार्क रियलिटी इसमें हम बात करेंगे। सर कांग्रेचुलेशन पहले आपको। थैंक यू सो मच सर। क्या फीलिंग है? काफ़ी अच्छी फीलिंग है। सिलेक्शन के बाद काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आता है। आप एक सिलेक्शन से पहले एक लाइफ जी रहे होते हैं, उसके बाद एक अलग लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ है कि वो लाइफ के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। मुझे खुद इस चीज़ के लिए 4 से 5 साल वेट करना पड़ा, तो एक सेटिस्फेक्शन वाली मेजर फीलिंग है मेरी। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं कि आपका अटेम्प्ट मीडियम कहाँ से आप आते हैं और कितना टाइम लगा? मेरा नाम देवेश पारा सर है, मैं राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और इसमें मैंने 517वीं रैंक हासिल करी है और मेरी स्कूलिंग मेजरली गांव से ही हुई है। मैंने जयपुर से अपनी ग्रेजुएशन करी है और करीबन मैंने 4 से 5 साल पहले ये तैयारी चालू करी थी और धीरे धीरे मैं करके अभी इस वाले अटेम्प्ट में मैंने फाइनल सफलता प्राप्त करी है। मीडियम? मेरा मीडियम हिंदी रहा है। ठीक है, मीडियम आपका हिंदी रहा। आप इन सर से बातों के दौरान पता चला कि इनकी 517वीं रैंक है, उसमें भी हिंदी मीडियम में इनका पांचवी मतलब पोजीशन है। तो सर हिंदी मीडियम में 517 पे 5वीं रैंक आपकी है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम के साथ या तो भेदभाव है या फिर दिक्कत हो रही है, उस लेवल के एस्पिरेंट है नहीं हिंदी मीडियम के? क्या लगता है आपको दिक्कत कहाँ आती है? मैं ऐसा कहूँगा कि ना तो ये भेदभाव हो रहा है और ना ही ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि उस तरह के एस्पिरेंट्स नहीं है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत डिजर्विंग भी रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं। हो सकता है मेरी 517 रैंक आई हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा कैपेबल थे। हिंदी मीडियम में मेन दिक्कत आती है इस तैयारी की अप्रोच को लेकर। जितना प्रैक्टिकल टू द पॉइंट और प्रोफेशनल अप्रोच इंग्लिश मीडियम में रखी जाती है, हिंदी मीडियम में वो थोड़ा सा इमोशनल साइड में आ जाता है। तो उस वे में अपना मटेरियल सेलेक्ट करना, उस एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, किस तरह का फ्लो कितना एनालिटिकल होना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर के दिक्कत रहती है। एक मेजर समस्या मैं भी कहूँगा कि हालांकि कंटेंट के लेवल पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत इजीली बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी भी गुड क्वालिटी कंटेंट, ईजी एक्सेसिबिलिटी बात करें तो वो इंग्लिश में ज़्यादा है। हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में सर्च करना पड़ता है, थोड़ा और अंदर तक जाके रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है। ईजी एक्सेसिबिलिटी अभी भी कम है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं अभी इंटरव्यू जो करा रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब धीरे धीरे करने लगे हैं। ये चीज़ अच्छी शुरुआत हो रही है, तो होपफुली हिंदी मीडियम में आगे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम के साथ जब आप आगे बढ़ रहे थे, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? क्या वास्तव में कुछ दिक्कत वास्तव में हिंदी मीडियम वालों के लिए है या फिर सिर्फ कहा-कहाई बस बातें हैं? एग्ज़ाम के लेवल पर बात करें तो एग्ज़ाम के लेवल पर मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं विशुद्ध हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। स्कूलिंग मेरी हिंदी में हुई है, कॉलेज, इस एग्ज़ाम में मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम में रहा हूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू तक। एग्ज़ाम में मुझे कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता। लेकिन जहाँ मैंने बात करी कि ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मटेरियल, वो इंग्लिश मीडियम में अभी बहुत अच्छा है। थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे खुद अगर हम कुछ साइट्स देखें, इंग्लिश में बहुत जल्दी अपडेट होती हैं वो। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो वेबसाइट है इंग्लिश में जल्दी अपडेट होती है, हिंदी में कुछ चीज़ें लेट अपडेशन होता है उनमें। हिंदी में क्वालिटी मटेरियल इजी एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, वो एक थोड़ा सा चीज़ रही। लेकिन मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम की अपन जब तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज कभी भी एक बैरियर नहीं बनता है। मैंने उस अटेम्प्ट में भी जब तैयारी मेरी कम थी, उतनी अच्छी नहीं थी, तब भी देखा है लैंग्वेज कभी एज अ बैरियर मुझे फील हुआ नहीं। अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो चीज़ें अपने आप समझ लग जाती हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं हम उस लैंग्वेज के साथ। उस लैंग्वेज के साथ जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में बहुत इजीली मतलब हम उस एग्ज़ाम को गो थ्रू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत अगर आपको इंग्लिश आ रही है, बहुत बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करके अगर किया जाए तो क्या हम हिंदी से इंग्लिश में अगर हम शिफ्ट होना चाहें इस पेपर के लिए, तो क्या ये सही डिसीजन होगा कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रही है और थोड़ा सा इम्प्रूव करके आप अगर यूपीएससी में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मीडियम जो चेंज करने की बात है, ये थोड़ा सा रेडिकल हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं, ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसे, जैसे मैंने सारे पेपर्स हिंदी में लिखे हैं अपने, सब कुछ लिखे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। कुछ ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जिनका इंग्लिश मीडियम रहा है, उनके थोड़े कम मार्क्स रहे हैं अकॉर्डिंग मेरे। तो मैटर करता है कि कंटेंट कैसा है, लैंग्वेज नहीं है, कंटेंट इज द किंग।
जितना अच्छा कंटेंट होगा, लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, उस लैंग्वेज में नंबर आते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, अगर आप समझ पाते हैं, हल्का फुल्का न्यूज़पेपर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने भी इस अटेम्प्ट में अपनी इंग्लिश थोड़ी सुधारी। मैंने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करा था, इस अटेम्प्ट में करा। इंग्लिश न्यूज़पेपर सीखने में मुझे 3 से 4 महीने लगे, कैसे उसको पढ़ा जाता है। लेकिन जब वो एक सीख लिया तो फिर तैयारी को एक बेस मिल गया, क्योंकि अभी भी अच्छे न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में हैं। तो वो प्री में भी हेल्प करे, मेरे मेंस में भी, और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करे। इंटरव्यू में 5 से 6 घंटे मेरी केवल न्यूज़पेपर से तैयारी होती थी। तो इंटरव्यू में मेरा स्कोर भी अच्छा रहा इसलिए। तो अगर थोड़ी सी भी आप लैंग्वेज सीख पाते हैं तो आपको मीडियम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस लैंग्वेज को समझ करके, उस लैंग्वेज में कुछ एडिशनल करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, आपके थोड़ी जर्नी के ऊपर आते हैं सर। आपसे बातों के दौरान पता चला कि आपका कुछ पेपर में आपने कुछ आंसर लिखते समय कुछ मिस्टेक्स की थी, तो वो क्या था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2021 का जब मेंस दे रहा था, जनवरी 2022 में वो मेंस हुआ था। हाँ। उसमें जीएस पेपर 2 के दौरान ऐसा हुआ था, चूँकि हमें क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। हाँ। और जो आंसर कॉपीज़ हैं, दोनों में क्वेश्चन होते हैं, उनके नीचे स्पेस होता है आंसर कॉपी में क्वेश्चन लिखने का। तो मैंने जब क्वेश्चन देखे, मैं एक फ्लो में लिखता जा रहा था, तो मैंने पेपर के हिसाब से क्वेश्चन स्किप कर दिए। कॉपी के हिसाब से क्वेश्चन स्किप नहीं करे, कॉपी में मैं लगातार पेज बाय पेज चलता गया और उस पर आंसर लिखता गया। जब मैं करीबन अपना तीसरा क्वेश्चन पूरा करने वाला था, तब मुझे पता चला कि मैंने 3 क्वेश्चन एक उसके रॉन्ग स्पेस में लिख दिए हैं। और यूपीएससी में कॉपी में साफ-साफ इंडिकेशन होता है, अगर उत्तर उसके निर्धारित जो स्पेस है उस पे नहीं लिखा जाएगा तो उसका मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा, हमें उसे रद्द करना ही पड़ता है। अब वो उस वक़्त मुझे काफ़ी टेंशन हो गई कि एक मेरे 3 क्वेश्चन्स का जो समय गया, वो गया ही गया। आगे इस समय की वजह से, अभाव की वजह से जो बड़े सवाल आते हैं 15 नंबर के, वो भी छूटेंगे, तो वो एक टेंशन रही। तो ये ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम करिए। वो कुछ चीज़ों को लेकर के कि ठीक है, अब मुझे थोड़ा सँभलना पड़ेगा। चीज़ें बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, लेकिन उसको सँभालने में कुछ वक़्त लगता है। हो सकता है वो सँभल जाए, और मैं उसको बहुत क्रेडिट दूँगा अगर मैंने उस चीज़ को सँभाल लिया। वो पेपर इनफैक्ट मेरा 5 मिनट पहले भी कंप्लीट हुआ फिर। वो जो 3 क्वेश्चन आपने गलत किए, तो उसको फिर कट करके आगे किए थे या फिर कैसे वो बैलेंस कैसे किया आपने? इसमें से जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने पूरी तरह रद्द कर दिए थे, क्योंकि यूपीएससी ने एकदम साफ इंडिकेशन दे रखा है। पूरा क्रॉस बिल्कुल, बिल्कुल, उन्हें रद्द करना रहता है। अगर गलत जगह आप लिखेंगे तो पेनल्टी मार्किंग भी होगी, और उनका है उनका असेसमेंट भी नहीं होता है। ये यूपीएससी में क्लियर इंडिकेशन होता है कॉपीज़ में। ओके, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सर पेनल्टी मार्क्स को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे, किन-किन फैक्टर्स पे वो पेनल्टी मार्क्स मिलता है? पेनल्टी मार्क्स जब आप यूपीएससी मेंस देते हैं, उसकी कॉपी देखते हैं, तो एक पेज के एक साइड में आपको कुछ निर्देश लिखे रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो उत्तर है वो उस निर्धारित स्पेस में लिखा जाएगा, जो हाशिए बने रहते हैं उनके बाहर नहीं जाएगा, किसी भी क्वेश्चन से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी टाइप की कुछ अलग भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ गलत चीज़ें नहीं लिखेंगे। पेन की क्वालिटी वगैरह जैसे जेल पेन कोई यूज कर रहा है, जेल पेन आप यूज़ कर सकते हैं, रेड पेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो वो एज ए पेनल्टी मार्किंग काउंट होती है। और काफ़ी ऐसे इवन टॉपर्स भी रहे हैं जिनकी पेनल्टी मार्किंग होती है, और अच्छे खासे नंबरों की पेनल्टी मार्किंग हो जाती है। ठीक है सर, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, के आप अगर आपके प्लानिंग के ऊपर आए, स्ट्रैटेजी के ऊपर आए, तो प्री को आप कैसे देखते हैं कि एज ए एस्पिरेंट प्री में आप कितना आपको डरावना लगता है? प्री का स्टेज जो है, क्या वास्तव में ये टफ है सबसे तीनों स्टेज में? चूँकि मेरी जर्नी 4 से 5 साल की रही है, और मैंने 4 से 5 साल के पेपर्स को बहुत करीब से देखा है। मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं, मैंने प्री को बहुत करीब से देखा है। और ये मैं कहूँगा कि प्री का नेचर साल दर साल बहुत बदलाव आता रहा है। जो 2019 में पेपर आता था वैसा 2020 में नहीं आया, जैसा 2020 में है, आगे 21, 22 और 23 में पेपर नहीं आया। अभी प्री का करंट ट्रेंड है कि एनालिटिकल के साथ-साथ आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे होनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल आते थे कि अगर आपको 3 या 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें से 2 या 3 पता है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कथन 1 सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, या सभी कथन सही है। हाँ। तो इसमें आपको हर तरह की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो हम जहाँ बात करते थे, जैसे काफ़ी चलता था यूपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक, तो वो यूपीएससी ने एकदम से उसको उस टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपको चारों स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो जितना आप नॉलेज बेस पे रहेंगे, जितना आप अपने कंटेंट और नॉलेज को तैयार करेंगे, इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप स्टैटिक को बहुत मजबूत रखें। और करंट अफेयर्स, सीधे करंट अफेयर्स ना पढ़ के अप्लाइड करंट अफेयर्स पढ़िए। यूपीएससी अप्लाइड करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा जाती है। कोई करंट इवेंट पूछने से अच्छा है उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं उनको कवर किया जाता है यूपीएससी। हिंदी माध्यम के लिए जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में आंसर राइटिंग में स्पीड कम हो जाती है कंपेयर इंग्लिश अगर किया जाए तो? जैसे मात्राएं भरना, वो पारी वगैरह देना, इसमें स्पीड अगर कम होती है
तो आपने जो मेंटरशिप में सीखा वो सारी चीजें आपने कैसे अपनी स्पीड बढ़ाई, कैसे करते थे आंसर राइटिंग को, आपकी मेंटरशिप ओवरऑल चीजों को समराइज करते थे? हाँ, देखिए लैंग्वेज के बेसिस पर मैं इस बात का थोड़ा एग्री करूंगा कि इंग्लिश की तुलना में हिंदी को लिखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, क्योंकि हिंदी में शिरोरेखा, मात्राएं वगैरह ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, उन चीज़ों को लिखना रहता है। लेकिन जो मेरे मेंटर थे इंद्रजीत सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी। उनका ये था कि मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे, और मैं टेस्ट एकदम से ऐसा नहीं लिखता था कि 3 घंटे में टेस्ट लिखना है मुझे मेंस में। मैं पहले टारगेट रखता था कि मुझे ये चीज़ 3.5 घंटे में कंप्लीट करनी है, 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। ओवर द टाइम मैं आता था जिससे कि मेरी राइटिंग भी ठीक हो। ओवर द टाइम जैसे 4 घंटे में लिखा तो अगली बार 3 घंटे 40 मिनट में, धीरे धीरे आते मेरा टारगेट ऐसा रहता था कि मैं 2 घंटे 50 मिनट 55 मिनट में पेपर कंप्लीट करूँ। और ओरिजिनल एग्जाम में भी ऐसा हुआ, करीबन हर पेपर मैंने 3 से 4 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था। तो धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपनी राइटिंग को भी सुधार पाएंगे, और वो जो एक टाइम की चुनौती होती है हिंदी मीडियम पेपर पूरा करने की, उससे भी हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अभी आपने बोला कि आप किसी भी पेपर को 3 घंटे के बजाय 4 घंटे 3.5 घंटे में ऐसे कराते थे इंद्रजीत सर। हाँ जी सर। तो इनकी ये अप्रोच क्यों है? आखिर हमें तो करना तो 3 घंटे में है, तो फिर 4 घंटा वो क्यों लेते? जैसे उन्होंने काफ़ी सही कहा था कि 3 घंटा जब हम बर्डन लेते हैं कि 3 घंटे में कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, तो फिर हम कंटेंट पर हमारा ध्यान नहीं रहता, फिर हमारा ध्यान प्रॉपरली स्पीड पर चला जाता है कि हम जितना जल्दी कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे जैसे हमें कंटेंट की प्रैक्टिस हो जाती है, देखिए मेंस में ऐसा रहता है कि आपको 3 घंटे में करीबन 4 से 4,500 वर्ड लिखने हैं। जब तक आपके दिमाग में अगर वो 4,500 वर्ड हैं, तो आप हो सकता है वो 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे 50 मिनट में भी कर लें। लेकिन अगर आपके दिमाग में वर्ड्स नहीं है, तो 3 घंटे का पेपर 5 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। तो 4 घंटे में करने की उनकी अप्रोच ये थी कि आप उसको सोचिए, सोचने की आदत बनाइए। जितना ज़्यादा आप सोच पाएंगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपकी टाइम भी कम होगा। और ऐसे और एथिक्स में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, जितना ज़्यादा आपकी थिंकिंग एबिलिटी होगी, उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। आपका ऑप्शनल क्या था और आपने फाउंडेशन की कोचिंग ली थी? मैंने मेजर अपनी तैयारी जो है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स टीचर्स से पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ। बाकी मैंने मेजर तैयारी, चूँकि 2020 मार्च में कोविड आ गया था, मैं घर गया था, तब से मैं घर पर ही हूँ। मैं मेंस और इंटरव्यू के लिए दिल्ली आता था। मेंस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, मेंस के पेपर्स देना और इंटरव्यू अटेंड करना, ये चीज़ मैं दिल्ली से करता था। और बाकी मेरा ऑप्शनल फिलोसॉफी है, जिनको मैंने धर्मेंद्र सर की हेल्प से पढ़ा है मैंने। तो सर कुछ अपने मन की बात उन एस्पिरेंट के लिए जो ये सोच रहे हैं कि जब 517वीं रैंक पे 5वीं रैंक है हिंदी माध्यम की, तो छोड़ते हैं यार हिंदी को, जो उनके मन में ये डाउट है हिंदी को लेके, वास्तव में रियल डाउट है उनका या फिर कुछ किया जा सकता है उनके? डेफिनेटली कुछ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं शुरुआत से ही अपनी स्कूलिंग से लेकर, कॉलेज से लेकर, इस एग्ज़ाम से लेकर हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। और मैंने इस तैयारी में विशेष करके अपने जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स रहे हैं, जिसमें मैं पिछला इंटरव्यू तक गया था, अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, इनमें मैंने इंग्लिश की बहुत हेल्प ली है। और वो हेल्प लेने में मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे बैरियर कभी फील नहीं हुआ कि इंग्लिश का मुझे नहीं आता। आप 1-2 महीने कुछ अच्छे साइट से पढ़ते हैं, कुछ अच्छे इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें हैबिचुअल होने लग जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा हिंदी मीडियम बेकार है, फिर इस मीडियम को ही चेंज करो। बस है कि जो अप्रोच है, तैयारी की अप्रोच चेंज करेंगे तो मीडियम कभी भी मीडियम या लैंग्वेज इस एग्जाम में कभी बाधा बन ही नहीं सकता। मेरा ये पर्सनली मानना है। 4 अटेम्प्ट के बाद जब आप लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, तो वो फैमिली मोमेंट और आपका मोमेंट क्या था? वो चीज़ें सैचुरेटेड हो गई थी मन की या फिर एक्साइटमेंट थी? मैं मतलब ऐसा है कि जब रिजल्ट आया तो मुझे एक ऑब्वियसली एक डर रहता है कि लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में अपना नाम आ जाना चाहिए। तो जब लिस्ट में आया, सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को बताया, घर पे बताया, तो घर पे सब खुश थे। जैसे शुरुआत में बताऊं, जैसा मुझे खुद लगा कि यार हिंदी मीडियम से भले ही मैं 5वां हूँ, लेकिन 517वें नंबर पर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस एग्जाम में जा रहे हैं तो हर कोई चाहेगा कि मैं टॉप 10 में आऊँ, टॉप 3 में आऊँ, सब इसमें आऊँ। वो मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ का भगवान को धन्यवाद किया कि मैं यहाँ तक पहुँचा। जो मेरी 5 साल की मेहनत थी, उसका मुझे जो फल मिलना चाहिए था, जितना मैंने किया उतना मुझे मिला। डेफिनेटली अगर मैं आगे बेहतर करता हूँ तो मेरे को और अच्छी रैंक मिलेगी। ओके, बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन सर। एनसीईआरटी वर्सेस स्टैंडर्ड बुक हिंदी माध्यम के लिए। एनसीईआरटी ये मैं बात इसलिए कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स भी जरूरी हैं, लेकिन एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, खास करके कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये इनमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे बेस का काम करती है। इवन 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें हिस्ट्री की एनसीईआरटीज ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। कट ऑफ 75 के आसपास गई है। आई स्कोर्ड 93 इन प्रीलिम्स। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि हिस्ट्री की एनसीईआरटीज, हिस्ट्री से अच्छे सवाल आए थे और मैंने एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से कवर करी थी हिस्ट्री की। वो क्वेश्चन सही हुए तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा एज मिली है प्रीलिम्स में।
तो खास करके 2-3 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक्स का अपना एक है, एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है, प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस के लेवल पर। आगे अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ी एडवांस नॉलेज चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, मैं फिलोसॉफी में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उसे स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा माइंड रिलैक्स होता है, काफ़ी और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे पेपर 3 जो है मेरा उसको थोड़ा टैकल करने में, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट मेरे हमेशा उसमें कंसिस्टेंट लेवल पर थोड़ी कम मार्किंग रही है, मानता हूँ कि उसको थोड़ी मुझे और उसकी अप्रोच रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो पेपर 3 में इकोनॉमी मान लें? पेपर 3 में इकोनॉमी और साइंस टैग दोनों ही। ओके, आपका एडिक्शन किस चीज़ से ज़्यादा है? मूवी देखना, सोशल मीडिया, क्या अगर कहें तो, या फिर पढ़ाई है? नहीं, मेरा एडिक्शन जो है, मेरी हॉबी है, मैं गज़लें लिखता हूँ। ओके। और इनसे मेरी बहुत हेल्प करी। एक छोटा-सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू रूम के बाहर मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ गया था। तो काफ़ी एंग्ज़ियस होता है वो मोमेंट कि आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं, 5 लोग, इतने अनुभवी 5 लोग आपके सामने बैठेंगे और सवाल-जवाब करेंगे, तो मन में एक डर रहता है कि क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, मैं कितना अच्छा कर पाऊँगा। तो साहिर लुधियानवी जी की बहुत खूबसूरत लाइन है और वो मेरी बहुत फ़ेवरेट लाइन है। वो मुझे उस मोमेंट पे याद आई। वो लाइन इस तरीके से है कि हज़ार बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे अंदर से ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर मुझ में है, अगर मुझ में वो क्वालिटी है, तो मुझे इस एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं है तो फिर जिसमें क्वालिटी है उसको मिलना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगी। तो गज़लें, मैं अगर एडिक्शन को कहूँ मैं, तो एडिक्शन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेरी हॉबी, इंटरेस्ट है। काफ़ी मतलब गज़लों से एक तरह से प्रेम सा है मुझे। मैं गज़लें लिखता हूँ, नज़्में लिखता हूँ, तो अपने खाली समय में जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं गज़लें काफ़ी लिखता हूँ, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। ये हिंदी माध्यम के सर स्टूडेंट रहे हैं, तो जो भी इनसाइट्स है, जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, वही मैं टॉपर से चीज़ें पूछता हूँ। कोई अगर डाउट रह गया हो, कमेंट करें, साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर।